नेक्स्ट टॉपिक अर्पित, आई विल टेक योर डाउट लेटर. ओके, मैं आपका डाउट जो है वो बाद में डिस्कस कर लूंगी, अभी आप टाइप करके छोड़ दो. सो लास्ट क्लास में वी हैड डिस्कस्ड अप टू डबल फर्टिलाइजेशन. अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लीव योर मैसेज ईदर ऑन माई पर्सनल वॉल और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन. कुछ बच्चे फोन वोन का भी पूछ रहे थे, वो अभी हमने डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी. जो भी इंस्ट्रक्शंस है रिगार्डिंग क्लासेस एंड एवरीथिंग वो आपको ग्रुप पे 2 बजे मिलेगा. लंच बॉक्स डेफिनेटली लाना है. पूरा 8 से 2 क्लासेस होंगी 12th क्लास में आप लोग, तो आप लोग ऑब्वियसली फिर लंच अपना लेकर आएंगे. बाकी फोन का, टाइम टेबल का और जो भी आपका बैच वाइज है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बिफोर 2:30 आज मिल जाएगी. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो बच्चे कल से आना चाहते हैं वो अपना एनओसी श्वेता और याशिका को व्हाट्सएप कर देंगे. और अगर आप कल जब आओगे तो आपको अपना एक्चुअल एनओसी लेकर आना है. और गाइडलाइंस जो सर्कुलर भेजा है उसकी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है. फुल टाइम आपको मास्क लगा के रखना है. अगर कोई बच्चा बीमार है, क्योंकि अब हमारा पूरा थर्मल स्कैनिंग वगैरह लास्ट टाइम भी हो रही थी, अब और ज्यादा रिग्रेसली होगी, तो अगर किसी बच्चे को फीवर है, कफ है, कोल्ड है, सच टाइप ऑफ स्टूडेंट नीड नॉट कम टू द स्कूल. आप छुट्टी ले लो, जब ठीक हो जाओगे तब आप आ जाना. ठीक है. सो जो भी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं दैट आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप वेरी सून. So now let's continue with the concept of endosperm development. Last class में I told you कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जाइगोट है, जो एग सेल और मेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, वो जाइगोट आगे चल के बेबी प्लांट में चेंज हो जाता है. आपको पता ही है कि कोई भी सीड होता है उसके अंदर फ्यूचर बेबी प्लांट प्रेजेंट है. So when we are placing that seed into the soil, तो that baby plant और जाइगोट will start developing. उसी से हमारा पूरा जो प्लांट है वो फॉर्म होता है. उसके बाद यहाँ पे जो ट्रिपल फ्यूजन से स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई विच इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर. और ये जो हमारा एंडोस्पर्म बनता है इसका फंक्शन होता है दैट इट इज सपोज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी जाइगोट. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपके पास कोई सीड है एंड यू हैव प्लेस्ड द सीड अंडर द सॉइल एंड वाटर्ड इट, तो वो जो आपका सीड जब तक अपनी लीफ नहीं बनाता तब तक तो वो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर ही नहीं कर सकता. तो उस टाइम तक उसको फूड कैसे मिलेगा? इट विल बी गेटिंग इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ एंडोस्पर्म. ओके, देन वी हैव टू डिस्कस कि जो एंडोस्पर्म है, हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म मेंशन्ड है. एक है फ्री न्यूक्लियर एंड द सेकेंड वन विच वी आर हैविंग दैट इज सेल्यूलर. ओके, एक ब्लैंक स्क्रीन लेके मैं आपको समझाती हूँ, इस पे नहीं समझ पाएंगे हम लोग. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. The first one is the free nuclear and the next one which we are having is cellular. ये दोनों हमें समझने हैं कि कौन से टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं. जैसे मान लो कि ये आपकी सेंट्रल सेल है, ठीक है, जो सेंट्रल सेल होती है जिसके अंदर एंडोस्पर्म न्यूक्लियर प्रेजेंट है, दिस इज आवर सेंट्रल सेल. और इस सेंट्रल सेल के अंदर जब न्यूक्लियस है, एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होगा, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा. कैन यू सी कि जब सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी. सो अगर इस टाइप की मल्टी न्यूक्लियर डिविजन क्रिएट होगी, फ्री न्यूक्लियर डिविजन हमने पढ़ा है, हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा है, हमने टैपिटम सेल्स में पढ़ा है, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द मीनिंग. इट मींस दैट टाइप ऑफ डिविजन इन विच न्यूक्लियस इज डिवाइडिंग, साइटोप्लाज्म फेल्स टू डिवाइड. तो अगर इस टाइप से डिविजन हो रही है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, सो दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म विल बी कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जो आप नारियल पानी पीते हो, जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल बहुत सीजन है, जब कोविड की सेकेंड वेव थी तब भी बहुत जो लोग इन्फेक्टेड थे दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ कोकोनट वाटर. तो जो हमारे ग्रीन टेंडर कोकोनट होते हैं, जो हमारा कच्चा नारियल होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन टेंडर कोकोनट. तो उसके अंदर से जो नारियल पानी निकलता है, जो कोकोनट वाटर निकलता है, टेक्निकली स्पीकिंग इट्स अ टाइप ऑफ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. तो जो आप नारियल पानी पी रहे हो वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मतलब सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड कर रहा है. जो एंडोस्पर्म का साइटोप्लाज्म है दैट इज नॉट डिवाइडेड. और आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपने कोई कच्चा नारियल लिया और उसको आपने 2-3 महीने के लिए रख दिया कहीं, तो कुछ टाइम के बाद उस नारियल के अंदर का जो पानी होता है वो सूख जाता है, इट गेट्स ड्राइड अप, और उसके अंदर एक व्हाइट कलर का कर्नल बन जाता है. जो कोकोनट का व्हाइट वाला पोर्शन होता है ना विच वी ईट, दैट इज कॉल्ड व्हाइट कर्नल. तो वो कैसे बनता है? एक्चुअली यही वाला स्टार्टिंग में तो वो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा. बट अगर हम इसको 2 या 3 मंथ्स के लिए छोड़ दें, इफ यू लीव इट फॉर 2-3 मंथ्स, सो नाउ इन द मीन टाइम ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है, वो सेल का साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाएगा. तो अभी सेल्यूलर में चेंज हो गया, मतलब हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है. तो जब ये थोड़ा हार्ड हो जाता है
और मैच्योर हो जाता है तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म में चेंज हो जाता है। कई बार आपने मार्केट से अगर नारियल पानी परचेज किया है तो कुछ आपके ऐसे भी निकलते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा नारियल पानी भी निकल रहा है, मतलब जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज ऑल्सो गेटिंग, और साइड में पतला पतला व्हाइट व्हाइट कर्नल भी निकलता है। इसका मतलब उसका मैच्योरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो आधा आपका फ्री न्यूक्लियर के फॉर्म में एंड रिमेनिंग हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलर। अगर आप उसको 2 महीने और रख दो या 1 महीना और रख दोगे तो वो पूरा ही सेल्यूलर में चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से आता है, क्वेश्चन आता है कि कोकोनट हैज बोथ द टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म एक्सप्लेन। ये आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सप्लेन करो, या एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो आपका कोकोनट है उसमें दोनों टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं। तो ऑब्वियसली होते हैं, अगर हम उसका टेंडर ग्रीन कोकोनट के पानी की बात करें, कोकोनट वाटर की बात करें, सो दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अगर हम उसके व्हाइट कर्नल की बात कर रहे हैं, जो पोर्शन हम खाते हैं विच इज एडिबल, दैट इज योर सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो जो हमारा कोकोनट है उसके अंदर दोनों टाइप के एंडोस्पर्म्स प्रेजेंट है। उसके बाद देन ये यहाँ पे देखो ये दिखाया हुआ है, ये जो नारियल पानी है जो हम पीते हैं ये क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये वाला जो व्हाइट पोर्शन हम खाते हैं दिस इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब आपका जाइगोट बनता है तो वो सबसे पहले ग्लोबुलर स्टेज में चेंज होगा, फिर वो हार्ट शेप एम्ब्रियो में चेंज होता है, फिर वो मैच्योर होता है, जिसको आप GHM या कोई भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म बना के लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियो बनेगा, जैसे कि मान लो कि हमारा डाइकॉट एम्ब्रियो बनके अब तैयार हो गया है, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू माइट बी कैरिंग योर NCERT बुक्स विद यू। तो जहाँ पे आपकी NCERT बुक में ये डाइकॉट का डायग्राम बना हुआ है, देखो 1 और 2, पहले तो कॉटलीडन्स की नंबरिंग कर लो। तो अगर ये डाइकॉट एम्ब्रियो है, डाइकॉट का मतलब ये होता है हैविंग 2 हाफ सीड्स। जैसे अगर आपके घर में छोले रखे हैं, काले चने हैं, तो आप रात को उसको पानी में सोख करके रख दो। ये एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट डे आप उसके कोट्स हटाना, जो उसके ऊपर का छिलका होता है सीड कोट, वो आप हटाओगे तो अंदर से आपको ऐसे 2 हाफ सीड मिलेंगे। जैसे चने की जो साबुत चना होता है उसको करोगे तो 2 अंदर से ऐसे हाफ चने दाल जैसा आपको नजर आता है। तो अगर कोई भी ऐसा सीड है जिसके अंदर 2 कॉटलीडन्स हैं, ये 2 हाफ कॉटलीडन्स हो गए ना, सो इफ एनी सीड इज हैविंग 2 कॉटलीडन्स दैट विल बी कॉल्ड डाइकॉट। तो सबसे पहले तो 2 कॉटलीडन्स होंगे तभी डाइकॉट है। उसके बाद इसमें जब आप NCERT से रीड करोगे तो एक टर्म मेंशन्ड है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो यहाँ पे बीच में ऐसे जहाँ पे मैंने लाइन बनाई है कॉटलीडन्स के जस्ट नीचे, आप अपनी NCERT बुक में भी एक लाइन ड्रॉ करो और इसके ऊपर लिखो एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक्चुअली पूरा पार्ट जो है ये एम्ब्रियो है, ठीक है, लेकिन जो एम्ब्रियो का मिडल पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये हमारे एम्ब्रियो का जो मिडल पोर्शन है दिस विल बी एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हमारा एक्चुअली पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। जो भी हम बताएंगे कि इसके ऊपर इसके नीचे, वो सारा हम इसी को देख के काउंट करते हैं। सो दैट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच इज प्रेजेंट अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस दिस विल बी कॉल्ड प्लिम्यूल। प्लिम्यूल वो पार्ट होता है एम्ब्रियो का, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, जिससे कि आपका शूट या लीफ डेवलप होते हैं। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पार्ट है, एक्चुअली जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल मींस अबव, और कॉटलीडन वर्ड यहाँ पे एक्चुअली रेफर कर रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस से। सो दैट पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो व्हिच इज प्रेजेंट अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस इट विल बी कॉल्ड एपिकोटाइल। और वहां पे आपका टिप पे, एपिकोटाइल के टिप पे क्या प्रेजेंट है, प्लिम्यूल प्रेजेंट है विच एक्चुअली फॉर्म्स शूट टिप। ठीक है, अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। हाइपो वर्ड का मीनिंग ही पता है आपको, बिलो। कोटाइल मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द एम्ब्रियोनल और द कॉटिलिडरी एक्सिस। तो जो इस एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड हाइपोकोटाइल। और नीचे वाले पोर्शन में ये जो आपका हाइपोकोटाइल है वहां पे रेडिकल प्रेजेंट है। रेडिकल भी नो आगे चल के R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट्स। ये अल्फाबेट आप मैच करके भी माइंड में रख सकते हो, क्योंकि कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि प्लिम्यूल से कौन सा पार्ट बनता है, रेडिकल से कौन सा पार्ट बनता है। तो अल्फाबेट मैच करके याद रखो, R फॉर रेडिकल, R फॉर रूट्स, यानी जो R वाला पार्ट है रेडिकल पार्ट है दैट विल बी फॉर्मिंग रूट्स। अब ये रेडिकल के नीचे एक छोटा सा और पोर्शन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड रूट कैप। अब आप खुद सोच के देखो कि आपने कोई सीड लिया, ठीक है, जैसे आपके पास घर में कोई गमला है, पॉट है, उसमें आपने कोई व्हीट के या राइस के सीड्स डाल दिए। अब वो सीड आपका जर्मिनेट हुआ है, प्लांट बन रहा है, तो जो रूट्स हैं वो भी आपकी बन रही हैं और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वो ग्रो करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो रूट्स होती हैं, क्योंकि उनको सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है उसमें ग्रो करना है, तो दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। आपको पता है रूट तो बहुत सॉफ्ट है, सॉइल बहुत हार्ड है, और फ्रिक्शन से क्या है, रूट के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है।
तो यहाँ पे रूट को एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है नेचर ने जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि जब रूट आपके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है ड्यू टू फ्रिक्शन, इट शुड नॉट गेट डैमेज. सो दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड रूट कैप. तो अब आपने करना क्या है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद करना है. एम्ब्रियोनल एक्सिस सबने बना ली होगी आई एम होपिंग, तो उससे अब आपको कोई भी एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल में प्रॉब्लम नहीं आएगी. उसके बाद अब आप ये वाला डायग्राम देखो. दिस इज द डायग्राम ऑफ मोनोकॉट सीड. मोनोकॉट मतलब जिसमें एक ही कॉटलीडन है. जैसे आजकल बारिश के मौसम में मार्केट में कॉर्न बहुत आ रहा है जो हम भुट्टा भून के खाते हैं, वो आपने देखा होगा. उसका एक सीड निकाल लो, उसको पानी में सोक करोगे, तो जब आप पानी में सोक करके उसका छिलका हटाओगे, सीड कोड हटाओगे, तो अंदर से एक ही कॉटलीडन निकलेगा. तो ऐसे जो सीड्स होते हैं जिसमें एक ही कॉटलीडन है, सिंगल कॉटलीडन है, दे आर कॉल्ड मोनोकॉट्स. मोनो का मतलब ही होता है वन. गेहूं का दाना लो, पानी में भिगो के रखो, छिलका हटाओगे, एक ही अंदर से बीज जैसा कॉटलीडन आपका निकलता है. सो वो भी मोनोकॉट है. राइस भी मोनोकॉट है, ग्रास भी मोनोकॉट्स हैं. ये थोड़े एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए. उसके बाद अगर हम मोनोकॉट का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सिंगल कॉटलीडन होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पे हमें कॉटलीडन क्लियर कट नजर आ रहे थे, यहाँ पे जो हमारा कॉटलीडन है वो साइड्स में प्रेजेंट है. उसका नाम रख दिया स्क्यूपेलम. ठीक है, तो जब आप एनसीईआरटी में रीड करोगे उसमें लिखा होगा इट इज प्रेजेंट लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस. लेटरल का मतलब होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में, और यहाँ पे यहाँ बनाना है आपने एम्ब्रियोनल एक्सिस. बीच में डायग्राम में एक ऐसे लाइन बनाओ और इसके ऊपर आप लिखोगे एम्ब्रियोनल एक्सिस. ऑब्वियसली एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जितना पोर्शन होगा वो यहाँ पे भी हाइपोकोटाइल ही होगा. यहाँ पे आपका जो हाइपोकोटाइल है, जैसे डाइकॉट में था कि वो प्लिम्यूल में एंड हो रहा है, यहाँ पे जो आपका लिखा है ना शूट एपेक्स, वो एक्चुअली प्लिम्यूल ही है. बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो हमारा प्लिम्यूल है जो आगे चल के शूट बनाएगा, उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो शूट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है. वैसे तो जरूरत नहीं होती बट नेचर ने बनाया हुआ है. तो यहाँ पे उसका नाम उन्होंने रख दिया है कोलियोप्टाइल. तो जो कोलियोप्टाइल है ये शूट एपेक्स, जो मतलब छोटी छोटी लीफ बन रही है, उसके ऊपर एक हल्का सा लीफी स्ट्रक्चर है जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, विच विल बी कॉल्ड कोलियोप्टाइल. और जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा हाइपोकोटाइल. यहाँ पे भी जैसे डाइकॉट में था कि रेडिकल होगा, रूट कैप होगा, उसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया. बट अपार्ट फ्रॉम रूट कैप एक और स्ट्रक्चर भी है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, रूट कैप के नीचे है. दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा. तो यहाँ पे भी आपको हेल्प हो जाएगी. रूट में भी आर आता है, कोलियोराइजा में भी आर आता है. अल्फाबेट मैच करके आपको तीनों चीजें याद रहेंगी कि रेडिकल में रूट कैप है, रेडिकल में कोलियोराइजा है. अल्फाबेट देखते रहना, तो अगर कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आई डोंट थिंक यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. अगर आर वाला रेडिकल के साथ है तो ऑब्वियसली पी वाला फिर रूट्स के साथ नहीं होगा, वो आपका शूट के साथ चला जाएगा, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक तो डिवाइस करनी पड़ती है. बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं एंड यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ देम. सो थोड़ा सा अपने लेवल पे जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, मेक सम शॉर्ट ट्रिक सो दैट यू कैन लर्न. तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट. सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपका यही है कि यहाँ पे शूट के लिए भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है विच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, जो कि यहाँ पे नहीं थी. यहाँ पे रूट्स के लिए भी अपार्ट फ्रॉम रूट कैप तो है ही, उसके अपार्ट भी रूट के बेस के नीचे एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड कोलियोराइजा. तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ोगे, लर्न करोगे. ये पता होना चाहिए कि जो स्क्यूटेलम है वो कॉटलीडन रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना एपीब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट एक्चुअली क्या होता है कि जो मोनोकॉट होता है उनका छोटा कॉटलीडन होता है वो रिड्यूस हो जाता है. रिड्यूस मतलब साइज में बहुत कम रह जाता है. सो दिस रिड्यूस्ड कॉटलीडन इज कॉल्ड एपीब्लास्ट. ये जो आपका रिड्यूस्ड कॉटलीडन है दिस इज कॉल्ड एपीब्लास्ट. सो ये आप अपनी बुक में मेंशन कर लेना. ठीक है, देन वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट. ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है. एज आई वाज टेलिंग यू कि जब पोस्ट पॉलिनेशन चेंज होते हैं तो जो हमारा ओवरी है वो तो फ्रूट में चेंज हो जाता है, और जो हमारा सीड है वो जो ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाता है. तो ये वाले डायग्राम्स आपने छोटी क्लासेस में, मेरे ख्याल से आपकी 9th-10th की एनसीईआरटी बुक में भी थे. डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, ये उसमें सीड कोड, एम्ब्रियो, वही सारे पार्ट हैं जो हमने पीछे किए हैं. ठीक है, अब ये एक आपका डायग्राम ऐसा करके कुछ मेज का डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी बुक में. आई थिंक इट्स ऑन पेज नंबर 37. एक बार देख लो. नई बुक में हो सकता है पेज नंबर चेंज हो गया होगा, बट एक जगह आपका मेज सीड का डायग्राम बहुत डिटेल में बना हुआ है. ये वाला नहीं, दूसरा होगा, आगे दिखाती हूँ. उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, उसमें से आपके क्वेश्चन आते. तो ये इन्होंने बच्चों को एक एक्टिविटी दी है जो मुझे लगता है आप सबको करनी चाहिए. आप अपनी फोटोग्राफ भी ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हो कि आप एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइप के सीड्स ले लो, उनको पानी में सोक करो. उनका जो छिलका होता है, सीड कोट होता है, ट्राई टू रिमूव दैट. हाथ से ही निकल जाता है, आपको कोई फोर्सिव नीडल नहीं चाहिए. बल्कि मेरे को लगता है काफी बच्चों के पास फोर्सिव नीडल अगर चाहिए भी तो घर पे होगा. सो यू कैन इजीली डू दैट एक्टिविटी. आप 5 बाउल्स लो,
हर बाउल में पानी फिल करो और हर बाउल में अलग टाइप का सीड फिल करो। जैसे किसी में आपने बीज डाल दिया, किसी में आपने ब्लैक ग्राम या जो काला चना होता है वो डाल दिया, किसी में राजमा डाल दिया, किसी में आपने चावल डाल दिया, मक्का डाल दिया, और फिर आप उसका सीड को हटा के देखो कि अंदर से कितने कॉटलीडन्स निकल रहे हैं। फिर देखो कि वो डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। तो आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में कि व्हाट इज अ डाइकॉट, व्हाट इज अ मोनोकॉट। सो आई थिंक इट विल बी वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। अगर किसी के घर में कोई सनफ्लावर सीड्स खाते हैं, ये स्नैक्स के फॉर्म में भी होता है, पंपकिन सीड्स भी तो खाते हैं, तो आप वो भी पानी में सोख करके देख सकते हो कितने कॉटलीडन, एंड यू विल रियली एंजॉय द एक्टिविटी। तो करो और अपनी जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो आप ग्रुप पे शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सो दिस वाज अ डायग्राम आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये आप अपनी बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। मेज हमें पता ही है मोनोकॉट होता है, तो यहाँ पे ये जो स्क्यूटेलम है, ये तो मेरे को पता ही है स्क्यूटेलम, मैंने आपको पीछे बताया था कि उसका कॉटलीडन है। ये कोलेप्टाइल, वही सारे पार्ट्स जो हमने पीछे डिस्कस किए थे, और ये इसका एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। तो ये डायग्राम कई बार आता है, बना बनाया आएगा, उसमें एबीसी पार्ट्स मेंशन कर देंगे। डायग्राम क्या होगा, पार्ट्स की नेम हाइड करके एबीसीडी लिख देते हैं, और उस पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी बहुत बन रहे हैं कि आपने करेक्ट पार्ट आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट डायग्राम, अब इसको अपनी बुक्स में मार्क कर लीजिए, ओके। Then we have to discuss about 2 types of seed. ये हमारे सिलेबस में 2 टाइप के सीड्स हैं। एक्चुअली हमने सीड्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर जो फूड है या जो एंडोस्पर्म है, जब सीड पूरा मेच्योर हो जाता है कि वो वेदर इट इज प्रेजेंट और इट इज एब्सेंट। तो ये जो पहली कैटेगरी है सीड की, इसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस। एक्चुअली यहाँ पे एल्ब्यूमिन वर्ड इन्होंने रेफर किया है कि एंडोस्पर्म अपना जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है। तो अगर नॉन एल्ब्यूमिनस, नाम से ही पता चल गया, नॉन का मतलब क्या होता है, विदाउट। तो अगर कोई ऐसा सीड है जिसमें एंडोस्पर्म पूरा फिनिश हो जाएगा, जैसे जैसे जाइगोट मेच्योर हो रहा है, एम्ब्रियो मेच्योर हो रहा है, एंडोस्पर्म पूरा फिनिश हो गया है, और जब तक कि पूरा लास्ट स्टेज आती है एम्ब्रियो के लिए एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, मतलब एंडोस्पर्म पूरा फिनिश हो गया, इफ यू आर हैविंग सच टाइप ऑफ सीड देन दैट सीड विल बी कॉल्ड नॉन एल्ब्यूमिनस। नेम से ही पता चल रहा है विदाउट, मतलब जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए by the time the embryo is completing development, so that type of seed will be called non-albuminous. इसमें हमारा पी और ग्राउंडनट इस टाइप के हैं, तो लर्न एनी 2 एग्जाम्पल। इसका ऑपोजिट करके देखो तो वो एल्ब्यूमिनस बन जाएगा। इसमें विदाउट तो लग ही नहीं रहा, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो स्टिल इट इज लेफ्ट, उसका एक पार्ट रह जाता है, कंप्लीटली वो यूज अप नहीं हो रहा ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो अगर कोई ऐसा सीड है जिसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद भी एंडोस्पर्म बच गया है, दैट विल बी कॉल्ड एल्ब्यूमिनस। तो इसमें हमारा जो व्हीट है, सनफ्लावर है, मेज है, ये सब आ जाते हैं। सो लर्न 2 एग्जाम्पल, दोनों के डेफिनेशन याद करो, दोनों टाइप के सीड्स की, और 2 एग्जाम्पल्स आपने लर्न करनी है। देन वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट टर्म विच इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस दिस पेरिस्पर्म, मैंने आपको एक टर्म डिस्कस करनी है आपके साथ, पेरिकार्प। आपने क्लास 11 चैप्टर 5 रिकॉल करो, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वहां पे हमने पढ़ा था कि फ्रूट की जो वॉल होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। एक्चुअली ये टर्म्स ना इस लास्ट के 2 पेज, इस चैप्टर के जो लास्ट के 2 या 3 पेजेस हैं, छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स हो गई, और सब आपकी नीट में और सीबीएसई में आएंगी। तो इस चैप्टर को एटलीस्ट आपको 2-3 बार बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टर्म आती है पेरिकार्प, उसके साथ हमें पेरिस्पर्म को कंफ्यूज नहीं करना है। पेरिकार्प का मतलब होता है, जैसे अगर आप याद करो, मैंने आपको बताया था पेरिकार्प मींस फ्रूट वॉल, जो आपकी फ्रूट की वॉल होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं जनरल में। और इसमें मैंगो सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, आपकी क्लास 11 एनसीईआरटी में भी गिवन है। जैसे हमारा मैंगो सीड है, उसका जो पील होता है, छिलका होता है, वो निकाल के फेंक देते हैं, तो वो हमारी फ्रूट की सबसे आउटर मोस्ट वॉल है विच इज कॉल्ड एपिकार्प, ठीक है। एपी वर्ड का मतलब ही होता है आउटसाइड। उसके बाद इसमें जो मिडल वाला पोर्शन है जो हम खाते हैं, मैंगो का जो पोर्शन एडिबल है, दैट इज कॉल्ड मीजोकार्प। मीजो वर्ड का मतलब होता है मिडल, तो जो मिडल में पोर्शन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मीजोकार्प। जो उसकी गुठली होती है जिसको हम थ्रो कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोकार्प। बट मैंने ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इसका एक्चुअल सीड नहीं है, इस गुठली को आप तोड़ के देखो, इसके अंदर से सीड निकलेगा। ये गुठली पूरा सीड नहीं है, एक्चुअली ये कवरिंग है सीड की। तो 3 टाइप की हमारी कवरिंग होती है फ्रूट में, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, और तीनों का कॉमन नेम हो जाता है पेरिकार्प। तो पेरिकार्प का मतलब फ्रूट की जो कवरिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम पेरिकार्प की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पेरिस्पर्म की। Now all of you take out the diagram of Anatropous ovule जो मैंने आपको बुक में कराया था। उस Anatropous ovule में आपने एक टर्म पढ़ी थी, अगर आपको याद हो,
जिसको कि हम बोलते हैं न्यूसिलस। ओके, डायग्राम निकालो एनाट्रोपस ओव्यूल का अपनी बुक में, और वहां पे देखो एक टर्म आपने एनाट्रोपस ओव्यूल में पढ़ी थी, आउटर इंटेगुमेंट के नीचे होती है वो लेयर जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। एंड दिस न्यूसिलस इज एक्चुअली अ मास ऑफ सेल, ये मास ऑफ सेल्स है जो कि आपका फूड स्टोर करता है। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है 99% सीड्स में ये जो आपका न्यूसिलस है ये पूरा फिनिश हो जाता है व्हेन द एम्ब्रियो इज डेवलपिंग एंड अदर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सीड्स होते हैं जिसमें ये पेरिस्पर्म, ये जो आपका न्यूसिलस है ये रिमेन रह जाता है, इट इज स्टिल प्रेजेंट। सो सच टाइप ऑफ सीड जिसमें न्यूसिलस बच गया है, दे आर कॉल्ड, मतलब वो जो रिमेनिंग न्यूसिलस बच गया उसके लिए वी हैव कॉइन्ड दिस टर्म पेरिस्पर्म। अब इसके लिए नई टर्म बनाने की क्या जरूरत है? एक्चुअली देखो, जब सीड में पेरिस्पर्म बच जाता है, न्यूसिलस बच जाता है, तो उसकी क्वालिटी थोड़ा चेंज हो जाती है। ऐसे सीड्स होते हैं वो वेवी हो जाते हैं। काली मिर्च सबने घर में देखी होगी, ब्लैक पेपर यू ऑल माइट हैव सीन, तो ब्लैक पेपर की शेप कैसी होती है? ऐसे रिंकल्ड सी हो जाती है। ऐसे आप बीट का सीड देखो, वो भी ऐसे रिंकल्ड हो जाता है। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये थोड़ा सा सीड का शेप के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है, उसकी क्वालिटी को भी इफेक्ट कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दे हैड गिवन दिस न्यू टर्म। सो पेरिस्पर्म का मतलब है कि जो आपका सीड है उसके अंदर न्यूसिलस बचा हुआ है। उसके बाद माइक्रोपाइल के फंक्शन मैंने पिछली बार करा दिए थे। माइक्रोपाइल मतलब वो जो छोटा सा होल होता है सीड के अंदर, जैसे ये राजमा है, घर में सबके होगा, ये व्हाइट कलर का जो दिखता है ये माइक्रोपाइल है। इसके थ्रू वाटर अंदर जाता है, इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। सो दोस फंक्शंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। उसके अलावा एक टर्म है, इसमें छोटी सी टर्म है, दैट इज कॉल्ड सीड डोर्मेंसी। आई थिंक आप लोग 7th 8th क्लास से ऑलरेडी पढ़ रहे हो, या अगर आप कभी विलेजेस साइड जाते हो आपने देखा होगा, जैसे गेहूं, अगर किसी किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया हुआ है या चावल बोया हुआ है, तो देखना जो गेहूं की बाली होती है, जो उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है, पहले उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। और अगर आप उसको छिलका हटा के देखोगे तो अंदर जो गेहूं का दाना निकलता है वो बहुत सॉफ्ट है। आप अपने नेल से भी उसको काट सकते हो, उंगली के बीच में ऐसे रख के क्रश भी हो जाएगा, इतना सॉफ्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योर होता जाता है उसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, और सीड के अंदर पानी का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। तो जब ये सीड के अंदर पानी का अमाउंट कम होता जाता है तो इससे सीड को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि उसका जो एम्ब्रियो है वो डोरमेंट हो जाएगा, बिना पानी के एम्ब्रियो तो आपका एक्टिव नहीं रहेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा ये फायदा है कि अगर सीड के अंदर वाटर का परसेंटेज बहुत कम हो गया, 10 से 15% ही रह गया, तो इंसेक्ट्स उसको अटैक नहीं करते। जो चीज खाने में बहुत हार्ड हो जाती है उसको बहुत कम इंसेक्ट्स अटैक कर सकते हैं। अगर वो चीज सॉफ्ट है तो ज्यादा इंसेक्ट्स अटैक करेंगे। तो अपने अंदर पानी कम करके सीड को ये भी बेनिफिट हो रहा है दैट इट इज प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम अटैक बाय इंसेक्ट्स। अब उसको इंसेक्ट अटैक ही नहीं कर रहे तो वो सेफ भी हो गया, उसका एम्ब्रियो भी इनएक्टिव हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि ये सीड आपका जर्मिनेट हो तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि आपको उसको वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो मेच्योर हो रहा है उसने अपने अंदर का जो पानी है, वाटर कंटेंट है, वो बहुत ज्यादा कम कर लिया है। सो इफ यू वांट एनी सीड टू अंडरगो जर्मिनेशन, पहली कंडीशन यही होती है कि आप उसको पानी प्रोवाइड करो। जैसे आपके पास गेहूं के दाने हैं, वीट सीड्स हैं आपके पास घर में कोई गमला है जिसकी एकदम सूखी मिट्टी है, ड्राई सॉइल है उसके अंदर आपने वीट के सीड्स डाल दिए और अब आप वेट कर रहे हो कि जर्मिनेट हो। पानी भी नहीं डाला, मिट्टी में भी पानी नहीं है, सीड्स में भी पानी नहीं है, तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कोई 100 सीड में से कोई एक आधा सीड जर्मिनेट हो जाए जिसके अंदर थोड़ा बहुत वाटर परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, बट मेजोरिटी ऑफ द सीड्स आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका एम्ब्रियो एक्टिव हो, जर्मिनेट सीड कब होगा? जब उसके अंदर का एम्ब्रियो एक्टिव होगा। उसके लिए फर्स्ट ही कंडीशन है दैट यू हैव टू प्रोवाइड वाटर। तो इससे प्लांट क्या करता है, अपना जो सीड है वो ज्यादा टाइम तक उसका सीड जो है वो खराब नहीं होता, ज्यादा टाइम तक सीड लास्ट कर सकता है। जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो सीड के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? दैट इट शुड गेट सॉइल, इट शुड गेट वाटर। जैसे ही दोनों चीजें उसको मिलेगी तो फिर वो ग्रो कर जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो डोरमेंट हो जाता है सीड का बाय डिक्रीजिंग द वाटर कंटेंट, दिस इज कॉल्ड सीड डोरमेंसी। इससे उसको ये फायदा है कि सीड आपका ज्यादा टाइम तक खराब नहीं होता। ये प्लांट के लिए फायदा है, दिस इज बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट। हमारे लिए इसका क्या फायदा है? आपने सोचा है सीड डोरमेंसी का डेली लाइफ में हमारे लिए क्या फायदा है? अगर मान लो सीड डोरमेंसी नहीं होती, सीड अपने अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम नहीं करता, तो आप क्या गेहूं और चावल को स्टोर कर सकते हो? घर में हम गेहूं चावल को देखो कितने कितने महीने स्टोर कर लेते हैं, खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप उसमें बस थोड़ा सा नीम के जो पत्ते हैं, नीम लीव्स हैं, वो ऐड कर दो, इंसेक्ट आएगा ही नहीं, एंड आपका जो भी सीड है आप उसको ज्यादा टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो। तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, प्लांट्स के लिए भी बेनिफिशियल है कि उसका लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देन वी हैव टू डिस्कस 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, उससे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ सीड कर लेते हैं कि सीड की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली सीड जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के सीड्स होते हैं, कुछ के ऊपर ऐसे फर वगैरह बने होते हैं ताकि वो विंड के साथ कैरी हो सके।
कोकोनट का जो सीड है उसके ऊपर वो फाइबर्स वगैरह लगे होते हैं ताकि वो पानी के साथ ट्रेवल कर सके। कुछ आपने देखा होगा ना, जैसे आप कभी पार्क वगैरह में खेल रहे हो या कुछ ऐसे होते हैं ना सीड जिसके ऊपर ऐसे कांटे कांटे स्पाइन्स जैसे बने होते हैं, आपके कपड़ों के ऊपर ही वो स्टिक हो जाते हैं। तो ये वो सीड्स होते हैं जिन्होंने ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि वो अपने अंदर ऐसे हुक और स्पाइन्स लेके चल रहे हैं ताकि कोई भी डॉग है, ह्यूमन है, उसकी स्किन या उसके क्लोथ्स के साथ चिपक जाएंगे। जब आप इनको निकाल के जहां भी फेंकोगे तो ये ग्रो हो जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं सीड्स अपने प्रोपोगेशन में, मतलब अपने स्प्रेड होने में। दे वांट कि उनका डिस्पर्सन होना चाहिए, अलग अलग जाके वो ग्रो करें। सारे सीड एक ही जगह पे ग्रो हो जाएंगे तो सबको फूड और वाटर नहीं मिलेगा, कंपटीशन विल बी वेरी हाई। सो सबसे पहला काम सीड्स का क्या है, दैट दे वांट टू इंश्योर डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मतलब कि सब दूर दूर जाके ग्रो करें। तो वो विंड के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। जैसे मैंने आपको सीड का एग्जांपल बताया जानती वो तो आपके कपड़ों पे ही चिपक जाता है, आप जहां भी निकाल के फेंकोगे मिट्टी पे वहीं वो ग्रो कर जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट दैट इट वांट्स टू इंश्योर डिस्पर्सन। दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीड के अंदर कॉटलीडन या एंडोस्पर्म जो भी है उसके अंदर फूड स्टोर है, तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट वो प्रोवाइड करता रहेगा। तीसरा है कि सीड की आसपास बहुत सारे हार्ड सीड कोट होते हैं। ये जब आप एक्टिविटी करके देखोगे ना घर में, मैंने जो बोला 5 सीड्स वाली एक्टिविटी करो, तो हर सीड के बाहर से एक ना मोटा सा एक छिलका निकलता है, टेस्टा टेगमेन, इस टर्म पे, इंटेग्यूमेंट एंड टेस्टा। सो एवरी सीड इज हैविंग इट्स ओन सीड कोट, मतलब उसका जो छिलका होता है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है अंदर एम्ब्रियो को। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट की जो भी आपके सीड्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, पूरा मेल फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से बने हैं, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस और वेरिएशंस होंगे। ओके, सो दिस इज हाउ द सीड्स आर इम्पोर्टेंट। ये सारे फंक्शन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपकी बुक में भी गिवन है, एक बार इसको जरूर कर लेना। उसके बाद इसमें पॉइंट मेंशन्ड है, ये वाला आपका 1 मार्कर में बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में कहीं, कि एक कोई ये वाला आपका सीड है, ये बहुत पुराना है। एक्चुअली जो आपके आर्टिक रीजन होते हैं जहाँ पे पूरा साल आपका आइस होता है, ग्लेशियर्स होता है, वहां से एक उन्होंने सीड निकाला है जो कि एक साइकस, मतलब जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ल्यूपाइन आर्टिकस, वो ये प्लांट का नाम है, ये उस जगह का नाम है आर्टिक टुंड्रा। आर्टिक रीजन आपको पता है, आपने एसएसटी क्लासेस में पढ़ा होगा, विच इज फुल ऑफ ग्लेशियर। सो वहां से एक सीड मिला था जो कि उन्होंने पूरा टेस्टिंग वगैरह करके हम निकाल सकते हैं कितना पुराना है। तो वो 10,000 ईयर्स पुराना सीड निकले, बहुत सारे सीड उनको मिले इस पर्टिकुलर प्लांट के। साइंटिस्ट ने उसको आर्टिक टुंड्रा से निकाल के जैसे ही सॉइल पे डाला तो वो सीड जर्मिनेट भी हो गया। कमाल की बात देखो, इतना पुराना सीड है फिर भी जर्मिनेट हो गया। तो ये अब तक की हमारी साइंस के रिकॉर्ड में सबसे पुराना सीड है जो कि 10,000 ईयर्स ओल्ड है और फिर भी वो जर्मिनेट हो गया। तो सीड कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को आप देख सकते हो, 10,000 साल के बाद भी वो एक्टिव है। ओके, हर कोई नहीं हो पाता। यहाँ पे स्पेशल कंडीशन क्या थी कि जो आपका सीड है वो आइस में प्रिजर्व था। आइस में आपको पता है वैसे भी कोई चीज जल्दी से डीके नहीं होती है, खराब नहीं होती है, तो यहाँ पे भी वो स्पेशल केस था। अगर वो किसी वार्म या ह्यूमिड जगह पे होता, अब तक तो उसको कोई ना कोई इंसेक्ट खा चुका होता या उसको पूरा डैमेज या डीके हो जाता, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। उसके बाद फिर आता है 2 टाइप के फ्रूट्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट का मतलब होता है कि जो आपका ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है, हम यही तो पढ़ते हैं ना छोटी क्लासेस से कि ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो गई है। तो आपका अगर फ्रूट ओवरी से डेवलप हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड अ ट्रू फ्रूट। ठीक है, लेकिन अगर कोई अपार्ट फ्रॉम ओवरी फ्लावर का कोई और पार्ट फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, सच टाइप ऑफ फ्रूट विल बी कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो मेरे ख्याल से ट्रू फ्रूट का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे को लगता है डेली लाइफ में हम सबने देखा होगा वो है टमाटो। टमाटर का प्लांट सबने देखा होगा, लाइफ में नहीं देखा तो कभी मौका मिले तो जरूर देखना प्लीज। तो जो टमाटो है, हम वैसे तो उसको वेजिटेबल कह देते हैं लेमन लैंग्वेज में, बट अगर हम उसको टेक्निकली साइंटिफिकली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ट्रू फ्रूट, क्योंकि वो पूरा टमाटो सिर्फ ओवरी से बनता है और किसी पार्ट से नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जो फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट होता है थैलेमस, उससे डेवलप होते हैं या फ्लावर के किसी और पार्ट से डेवलप हो रहे हैं। सो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स विल बी कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, सो फॉल्स फ्रूट में हम देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम्पल कौन कौन सा है। ये वाले डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, आप इसको देखो। ये है हमारा फॉल्स फ्रूट, एप्पल फॉल्स फ्रूट है। एक्चुअली जो फ्लावर के नीचे का स्टेम वाला पोर्शन होता है, जैसे मान लो ये हमारा फ्लावर है, उसके नीचे जो स्टेम होता है, फ्लावर के नीचे स्टेम का बेस होता है, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। सो ये जो थैलेमस है ये फ्रूट बनाता है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी एप्पल खाओगे ना, बहुत ध्यान से खाना, ध्यान से देखना,
एप्पल के बीच में आपने देखा होगा सीड्स होते हैं और सीड के आसपास कुछ कुछ ये हार्ड और ऐसे व्हाइट कलर का पोर्शन होता है जो हम काट के फेंक देते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये आपका ट्रू फ्रूट है, ये वो ओवरी का पार्ट है। जैसे मान लो ये आपका फ्लावर का ओवरी है और ये नीचे थैलेमस है, तो जब आपका ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो गया, ये वाला पोर्शन ओवरी से बनता है, और ये जो थैलेमस नीचे था ये नीचे से की तरफ ऊपर ग्रो करना शुरू करता है, ओवरी को चारों तरफ से ऐसे सर्कल कर लेगा और धीरे धीरे ये थैलेमस अपने अंदर फूड को स्टोर कर लेता है। तो थैलेमस आपका फ्लैशी हो गया, खाने लायक हो गया। फ्रूट जो एक्चुअल फ्रूट था वो तो बेचारा इतना छोटा सा है, उसके अंदर सीड भी है और ये हार्ड कोटिंग भी है, तो वो खाने के लायक नहीं होता, हम उसको थ्रो कर देते हैं। तो टेक्निकली जो एप्पल का पोर्शन आप निकाल के फेंक देते हो वो उसका ट्रू फ्रूट है, और जो ये पोर्शन है जो हम खाते हैं दिस इज द थैलेमस। जो फ्लावर के नीचे वाला स्टेम था उसने ओवरी को चारों तरफ से इंसर्कल कर लिया, अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया। सो नाउ दैट हैज बिकम एडिबल, बट वो आपका टेक्निकली स्पीकिंग इट्स नॉट अ ट्रू फ्रूट, इट इज अ फॉल्स फ्रूट। व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वो ओवरी से नहीं बना है, वो पोर्शन आपका बना है फ्रॉम द थैलेमस। ओके, देन स्ट्रॉबेरी भी आजकल बहुत सीजन में है, कभी आपको खाने का मौका मिले तो उसका टेस्ट एंजॉय करो, बट साथ के साथ उसके पीछे का क्या साइंटिफिक चीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना स्ट्रॉबेरी के ऊपर ये छोटे 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 ऐसे डॉट डॉट्स नजर आते हैं, ये जो एक्चुअली डॉट डॉट्स नजर आते हैं इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में देखो डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी को खोलो, वहां पे एक टर्म मेंशन है एकीन। ओके, ये जो एकीन है ये इसका ट्रू फ्रूट है, मतलब ये ओवरी है और उसी ओवरी के अंदर आपका छोटा सा सीड है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आता है नीट में कि नेम द फ्रूट जिसमें सीड आपका बाहर प्रेजेंट है। यूजुअली हर फ्रूट का सीड फ्रूट के अंदर होता है, बट स्ट्रॉबेरी एक्सेप्शनल सीड है, उसके सारे जितने भी सीड्स हैं वो बाहर हैं। जितनी भी डॉट डॉट दिख रही है ये सब इसके ओवरी और सीड्स ही हैं जिसको हम एकीन कह रहे हैं। तो इसमें मल्टी सीड कंडीशन है, मतलब एक ही फ्रूट के ऊपर बहुत सारे सीड्स हैं और वो सीड आपके अंदर नहीं है, वो बाहर है। एक्चुअली एप्पल का जस्ट ऑपोजिट हो जाता है स्ट्रॉबेरी में। जैसे मान लो कि मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूं कि ये हमारी ओवरी थी स्ट्रॉबेरी की, मैंने रेड कलर से बना दी है, नीचे का जो थैलेमस था वो इसके अंदर ऐसे पूरा प्रोट्रूड कर गया और इसने अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया और वो एडिबल हो गया, मतलब नाउ वी कैन ईट इट। अब बेचारा ओवरी तो बाहर की साइड पुश हो गया, उसके अंदर जो सीड्स है वो भी बाहर की साइड पुश हो गए। तो यहाँ पे एप्पल का जस्ट ऑपोजिट हो गया। एप्पल में क्या था, ओवरी बीच में थी, थैलेमस ने चारों तरफ से उसको सर्कल करके एडिबल हो गया। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो गया कि ओवरी के बीच वाले पोर्शन में थैलेमस हैड प्रोट्रूडेड और अपने अंदर फूड स्टोर करके फ्लैशी हो गया। तो जो हम पोर्शन खा रहे हैं वो उसका थैलेमस है, जो उसके एक्चुअल ओवरी और सीड्स हैं वो तो बाहर की तरफ पुश हो चुके हैं। सो जो ये हमें डॉट्स नजर आते हैं, एकीन्स नजर आते हैं, दीज आर द सीड्स। तो स्ट्रॉबेरी एक्सेप्शनल फ्रूट है जिसमें सीड बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी स्ट्रॉबेरी खाओगे उसको ध्यान से ऑब्जर्व जरूर करना एंड यू विल रियलाइज उसको जो डॉट डॉट्स हैं, अगर आप उसको फोर्सेप नीडल से अलग करके देखोगे बहुत छोटे छोटे दो बीज नजर आएंगे। 2 सीड्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम ईच एकीन। नेक्स्ट टाइम जरूर नोट करना। ओके, ऐसे आपका ये जो कैश्यू है ये भी फॉल्स फ्रूट है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। एक हमें कंसेप्ट करना है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का, जो शायद इस पीपीटी में शो नहीं हो रखा है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब है फ्रूट जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। जैसे कोई भी फ्रूट है वो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा ना, अगर आपका कोई भी फ्रूट है वो आपका फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेगा, मतलब कि जब आपका पोलन ग्रेन एंड एवरीथिंग इज गेटिंग फ्यूज देन ओनली वी विल बी गेटिंग द फ्रूट। बट कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो जाते हैं, और एक्चुअली ये साइंटिफिकली भी करे जाते हैं, कई बार नेचुरल भी बन जाते हैं, कई बार ये साइंटिफिकली भी करे जाते हैं। जैसे अगर आपके घर में कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप उनसे पूछना आज से इंडिया में 30 इयर्स या 40 इयर्स पहले जो बनाना आता था उस बनाना के अंदर सीड होते थे, ठीक है, जैसे आपका ये बनाना है उसके बीच में बड़े बड़े ब्राउन कलर के बड़े बड़े सीड्स निकलते थे। बट आज की डेट में जो मार्केट में बनाना है सीड उसमें भी होते हैं, आपने आई डोंट नो हाउ मेनी इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व, छोटे छोटे 2 डॉट्स के टाइप में बीच में लगता है ना कि कुछ हल्का सा है, तो ये जो सीड है ये बिल्कुल श्रिंक हो चुका है, ना के बराबर है। तो जब भी फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो उसमें सीड्स बहुत ज्यादा नहीं होते, वो वाइबल भी नहीं होते, मतलब कि अगर आपने बनाना की सीड वहां से बनाना का उतना पोर्शन कट करके आपने सॉइल में डाल दिया और आप सोच रहे हो कि उससे मेरा प्लांट बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो सीड वाइबल ही नहीं है, मतलब उनके अंदर जो ग्रो करने की कैपेसिटी होती है वो रही ही नहीं। सो सच टाइप ऑफ सीड्स विल बी नॉन वाइबल। तो जब भी आपका फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म हो रहा है तो उसके जो सीड्स हैं वो नॉन वाइबल होंगे। आपने देखा होगा, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछो, पहले जो ग्रेप्स आते थे उसके अंदर भी सीड बड़ा मोटा होता था
और अच्छा खासा सीड होता था। आजकल आपको मार्केट में सीडलेस वैरायटी है। तो कई बार साइंटिस्ट क्या करते हैं, जानबूझ के भी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बनाते हैं ताकि जो हमारा फ्रूट बनेगा वो सीडलेस बनेगा। हमारे सिलेबस में इसमें बनाना है, बट ग्रेप्स भी आपके आज की डेट में इंडिया में जितने आ रहे हैं वो पार्थिनोकार्पिक ही हैं। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पिक इंड्यूस कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये फ्लावर का हमारा पिस्टिल है, तो ये जो हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पोर्शन है, इस स्टिग्मा के ऊपर हमें ग्रोथ हार्मोन्स डस्ट करने हैं। मतलब आप इस फ्लावर को, फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन्स हैं वो सारे इमैस्कुलेशन से या फोर्सेप नीडल से निकाल दो। इसका जो पिस्टिल है इसके ऊपर ग्रोथ हार्मोन्स डाल दो। इसके ऊपर हम डालते हैं ऑक्सिन, इसके ऊपर डालेंगे जिब्रेलिन जो हमने क्लास 11 में पढ़े, और इसको पेपर बैग से कवर करके छोड़ दो। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ये जो हमारी ओवरी थी ये फ्रूट में चेंज हो जाएगी। तो जब विदाउट फर्टिलाइजेशन आपका फ्रूट बनता है, दैट विल बी कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, और ये जो फ्रूट होगा ये सीडलेस होगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी ऐसा फ्रूट है कि उसका सीड हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, तो हम उसको पार्थिनोकार्पी से डेवलप कर सकते हैं। मैंने आपको इंडिया का फेमस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बताया हुआ है, आगे चल के हो सकता है आप में से कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी बन जाए एज अ करियर। तो हमारा जो करोल बाग दिल्ली में पूसा रोड पे एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट, दे आर ट्राइंग टू मेक अ सीडलेस वाटरमेलन। एक ऐसा वाटरमेलन बनाना चाहते हैं जिसमें सीड ही ना हो, क्योंकि वाटरमेलन के सीड बहुत प्रॉब्लमैटिक है, छोटे छोटे हैं और पूरे वाटरमेलन में स्प्रेड आउट है। तो अगर आपको उसका कोई भी स्क्वैश बनाना है, जूस बनाना है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे सीड्स हैं और फैले हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा वाटरमेलन बन जाए जिसमें सीड ही ना हो। तो आजकल इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, और जापान वगैरह बहुत सारी कंट्रीज में तो आ गया है सीडलेस वाटरमेलन, बट इंडिया में अभी एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव इट। बट आने वाले 3 to 5 years में इंडिया में भी आपके पार्थिनोकार्पिक वाटरमेलन्स बन जाएंगे जिसमें सीड ही नहीं होगा। तो खाना आपके लिए बहुत इजी है, सीड निकालने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम भी कंज्यूम होगा। उससे अगर आपको कोई फ्रूट जूस बनाना है, स्क्वैश बनाना है, क्योंकि अगर आप जब भी फ्रूट स्क्वैश या जूस बनाते हो तो अगर सीड क्रश हो जाएगा तो उसका टेस्ट बिटर हो जाता है। सो वी वांट कि इन सीड्स को हटा दिया जाए। कुछ प्लांट्स हम ऐसे रख लेंगे जो नॉर्मल है, बाकी हम पार्थिनोकार्पिक वाले बनाएंगे ताकि हम जो भी हमारा कमर्शियल पर्पसेस है, अगर हम उसे किसी फ्रूट कंपनी को दे रहे हैं फॉर मेकिंग रूह अफ़ज़ा और स्क्वैश और एनी टाइप ऑफ जूस, तो वो हमारा इजीली निकल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा भी फ्रूट है जिसमें अगर हमने पार्थिनोकार्पी अगर इंड्यूस कर दी तो वो फ्रूट ही नहीं रहेगा। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ, ट्राई टू फाइंड आउट। किसी को अभी आंसर आता है तो आप अभी भेज सकते हो, नहीं आता तो आप नेक्स्ट क्लास में बताओगे। देयर इज वन फ्रूट कि अगर उसमें मैंने पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर दी, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह डाल के पार्थिनोकार्पी अगर मैंने इंड्यूस कर दी, तो वो फ्रूट ही गायब हो जाएगा क्योंकि उसमें एडिबल पोर्शन सीड है। So this is your homework. You have to find out the answer and you will inform me the answer in the next class. So that's all for today. आज हमने छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी न्यू टर्म्स पढ़ ली हैं, तो प्लीज इसको आज के आज ही आप लोग लर्न करोगे, कल के लिए नहीं छोड़ना है। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए इस चैप्टर में, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, वो हम कल कर देंगे। उसके बाद हम चैप्टर 3 करेंगे स्टार्ट। ओके, सो आई होपिंग कि किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप अपना व्हाट्सएप कर देना डाउट्स को। I will definitely answer your queries. Okay? हाँ जी, बोलो मैम, क्या वो पोमेग्रेनेट है क्या, अनार? Yes, उसका आंसर पोमेग्रेनेट ही है, क्योंकि पोमेग्रेनेट में जो एडिबल पोर्शन होता है वो आपका सीड्स ही है। तो अगर हम पोमेग्रेनेट में पॉलीएम्ब्रियोनिक ये जो आपका पार्थिनोकार्पिक कंडीशन है ये इंड्यूस कर देंगे तो पूरा फ्रूट ही नहीं रहेगा, क्योंकि पोमेग्रेनेट में एडिबल पोर्शन हैपेंस टू बी सीड। ये शायद एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन भी है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा देख लेना। ये एमसीक्यू में आजकल बहुत आ रहा है कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसमें हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे भी आपके फ्रूट, अगर कोई ऐसा फ्रूट है कि हम उसका सीड ही खा रहे हैं, एक्चुअली जो अनार का सीड होता है वही फ्लैशी और एडिबल है, हम उसी को खाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड एडिबल है और आपने सीड हटा दिए, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर दी, तो पूरा फ्रूट ही आपका बनेगा। सो पोमेग्रेनेट इज डेफिनेटली वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल। So last 2 topics are left, apomixis and polyembryony. As I will inform you, ये हम कल करेंगे। So that's all for today. Thank you students. जिन भी बच्चों को एनओसी देना है, दोबारा मैं बता रही हूँ, श्वेता या आशिका को एक व्हाट्सएप कर दो। और जो बच्चे अभी दिल्ली के बाहर हैं और किसी भी रीजन से नहीं कर पाएंगे, मतलब एनओसी नहीं दे रहे हैं, वो भी एक बार दे दो ताकि मुझे एक पूरा क्लियर कट लिस्ट मिल जाए कि कितने बच्चे आने में इंटरेस्टेड हैं, कितने नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस आगे रिगार्डिंग कि आपको क्लासेस के वीडियो प्रोवाइड होंगे, यूटी एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द न्यू प्रिंसिपल मैम।
सो आई वांट कि एटलीस्ट मेरे को एक लिस्ट मिल जानी चाहिए 2 बजे से पहले, टीचर्स की हमारी 2 बजे मीटिंग है, उससे पहले मेरे पास आ जाना चाहिए कि कितने बच्चे एनओसी दे रहे हैं और कितने बच्चे एनओसी नहीं दे रहे हैं, मतलब कितने बच्चे स्कूल आएंगे और कितने नहीं आएंगे। सो 2 PM इज द लास्ट टाइम, उससे पहले तक जिसका आपका जो भी डिसीजन है प्लीज डू इन्फॉर्म श्वेता एंड याशिका, एंड आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ देम की एक लिस्ट बना के आप मेरे को भेज दो व्हाट्सएप, खाली पेज पे लिख दो कि कितने बच्चों ने एनओसी दिया है, ऑब्वियसली जो बाकी रह जाएंगे वो विदाउट एनओसी होंगे, वो मैं काउंटिंग कर लूँ। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।